Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। वॉइस क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir, clear. Yes, sir. ओके देन चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जिन टॉपिक्स के ऊपर इस चैप्टर को छोड़ा था वो चैप्टर था वो टॉपिक थे हमारे करंट डेंसिटी और मोबिलिटी। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि मोबिलिटी और करंट डेंसिटी क्या थे। सबसे पहले बात करते हैं मोबिलिटी के बारे में, और मोबिलिटी को हमने रिप्रेजेंट किया था म्यू से। और मोबिलिटी बताता क्या है? मोबिलिटी हमें बताता है कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन in a conductor per unit applied electric field। ठीक है सर एक बार इसकी डेफिनेशन लिखवा दो। हाँ लिख लो। मोबिलिटी is defined as the drift velocity acquired by the electrons per unit. Sir, can you please repeat from the start? It is defined as the drift velocity attained by electrons or charges in a conductor per unit applied electric field। per unit applied electric field। ठीक है? Yes, sir. Okay, the next one was current density। current density को J से रिप्रेजेंट करते हैं and is defined as, लिखें इसकी भी definition, the current density at a point, current density at a point within a conductor is the current through a unit area of the conductor provided the area is perpendicular to the direction of flow, provided the area is perpendicular to the direction of flow of current, direction of flow of current। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको हम लिख सकते हैं करंट पर यूनिट एरिया। अब क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया, एरिया क्या होना चाहिए उसी पॉइंट पर, हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो एरिया कैसी क्वांटिटी हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज व्हाई करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है? ऐसा यूनिट आप यहां से इसकी लिख ही सकते हैं, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है? Yes, sir. अब बेटा करंट डेंसिटी को अगर आप लिखना चाहो तो एक तरीके से और लिख सकते हो। अब वो तरीका क्या हो सकता है? देखो जरा, अगर हम इन मैग्नीट्यूड टर्म्स बात करें, देन इन मैग्नीट्यूड टर्म्स करंट डेंसिटी
इज इक्वल टू आई अपॉन ए, बट किसी भी कंडक्टर के अंदर जो टोटल करंट है दैट इज गिवन बाय ए एन ई वी डी। ड्रिफ्ट करंट ए एन ई वी डी ही था। Yes, sir. तो यहाँ से एरियाज कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो J कैन आल्सो बी रिटन एज NEVD। अब ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जो अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, ये बेटा एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे नहीं रखे होते। आप इन एक्सप्रेशंस को ध्यान से लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, और बेशक से हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट तो कभी कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसी तरीके से थोड़ा सा घुमा फिरा के चीजों को पूछा जाता है। ठीक बात है, समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अच्छा, लास्ट टाइम हमने कुछ और छोटी छोटी टर्म्स के बारे में बात की थी, जैसे कि हमने बात की थी कंडक्टेंस के बारे में, और कंडक्टेंस को मैंने वहां पर K से रिप्रेजेंट किया था। बहुत सारी बुक्स में इसको G से भी रिप्रेजेंट किया है, या फिर बहुत सारी बुक्स में इसको सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बल्कि सिग्मा से तो ना ही करें, कंडक्टिविटी को करेंगे सिग्मा से, K या G से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इक्वल्स टू 1/r, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने R का डिराइव किया था, और वो फॉर्मूला क्या था? ml अपॉन ANE² टाउ। ये रिलेशन हमने डिराइव किया था। अब इस रिलेशन में बेटा हमने यहां से निकाल लिया था रेजिस्टिविटी रो। तो रो की वैल्यू क्या थी हमारे पास? m अपॉन NE² टाउ। देयरफॉर जो कंडक्टेंस की यूनिट आएगी, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होनी चाहिए? ऐसा यूनिट होनी चाहिए ओम इनवर्स, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और कंडक्टेंस की यूनिट को, ओम इनवर्स को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप OHM इनवर्स भी लिख सकते हो, और इसको आप MHO भी लिख सकते हो। कहने का मतलब, अगर ये यूनिट्स लिखी हुई आ जाए तो वहां कंफ्यूज मत होना कि ये मुझे नई क्वांटिटी क्या दे दी गई है। तो इस चैप्टर के अंदर इस तरह से छोटी छोटी चीजों को मैनिपुलेट करके आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही होते हैं। तो वहां जनरली क्या होता है, ये वाली यूनिट लिखी हुई गई कि MHO मो लिखा हुआ अगर आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज पूछ ली, नई यूनिट कहां से आ गई। तो कुछ नया नहीं है, दिस इज ओम इनवर्स ओनली, ओके, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ राइटिंग इट। अच्छा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी बेटा? ओम मीटर। यही थी ना रेजिस्टिविटी की यूनिट? Yes, sir. देखो, आपने 10th में सीखा था R इज इक्वल टू रो L बाय A। R आपका यहाँ से अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाए तो ये हो जाता है RA बाय L। अच्छा, इसको लिखा जाता है RA बाय L। तो R की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाता है तो आ गया ओम मीटर। यहां से अगर मैं कंडक्टिविटी पूछूं आपसे, तो बेटा कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी, इफ इट इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाय रो, और कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। सो दिस विल बी इक्वल टू L अपॉन आगे, या फिर आप इसको लिख सकते हो NE² टाउ बाय M। तो इसकी जो SI यूनिट होगी वो होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। Yes, sir. अब इस ओम इनवर्स मीटर इनवर्स को भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको आप लिख सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको आप लिख सकते हो MHO मीटर इनवर्स, या फिर आप इसको लिख सकते हो सीमेंस, ठीक है।
So Siemens is also one of the units of conductivity. ठीक है? Yes, sir. Siemens लिखने के बजाय Siemens लिख लेंगे और इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतना पार्ट क्लियर है बेटा? Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट बेटा बात करनी है हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जहां पर हम रिलेट कर सकें मोबिलिटी को कंडक्टिविटी के साथ। क्या कर सकते हैं? कोई एक रिलेशन बन सकता है मोबिलिटी का और कंडक्टिविटी का? देखो एक बार इसी में ट्राई करके देखो, क्या मोबिलिटी और कंडक्टिविटी का कोई एक रिलेशन बना सकते हो? Yes, sir. बन सकता है। बताओ क्या बनेगा, फटाफट से बताओ। सर एक मिनट। सब लोग ट्राई करो बेटा। अच्छा एक हिंट दे देता हूं, मोबिलिटी का अगर आप कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन बनाना चाहते हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, I is equals to ANEVT से। रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। अच्छा करंट का रिलेशन क्या होता है? I is equals to ANEVD, बट VD किसके बराबर था? EE by M इंटू टाउ। यहां अगर पुट कर दें तो I बन जाएगा ANE स्क्वायर E टाउ बाय M। यही रिलेशन बना करंट के लिए। सर एक बार आप रिपीट कर दोगे, थोड़ी सी आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी। देखो करंट का रिलेशन क्या होता है बेटा? ANEVD, दिस इज ड्रिफ्ट करंट, यस और सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है EE बाय M इंटू टाउ। टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम। तो I को मैं क्या लिख सकता हूं? ANE स्क्वायर E टाउ बाय M, ऐसा लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है Yes, बेटा? ठीक है। अगर मैं I अपॉन A लिख दूं तो दिस विल बी इक्वल टू NE स्क्वायर E टाउ बाय M। नाउ दिस I अपॉन A इज नथिंग बट करंट डेंसिटी J, लिख सकते Yes, हैं sir. ना? ठीक है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर रिलेशन को ऐसा लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? E अपॉन M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है। नाउ दिस M अपॉन NE स्क्वायर टाउ को क्या लिखा जा सकता है? देखो ध्यान से, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी। ये रहा। Yes, sir. So this will be equal to E upon resistivity. So J is equals to E upon resistivity के बजाय अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा यानी कंडक्टिविटी लिख सकते हैं ना?
Yes, sir. बेटा दिस रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको ना हम लोग चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, J वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर इनटू कंडक्टिविटी। दिस रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको कहीं पर भी अपनी कॉपी के अंदर हाइलाइटर से हाईलाइट करके लिख लेना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इस साल के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक था, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी सैंपल पेपर्स थे 2021 के लिए या सीबीएसई की तरफ से जो इशूड पेपर्स थे उसके अंदर ये क्वेश्चन था। और इवन मेरे पास कुछ हमारा एक ग्रुप है अप्रोक्सीमेटली 300 टीचर्स का दिल्ली में, तो हम लोगों के ग्रुप के ऊपर कुछ सैंपल पेपर्स हमेशा न्यू प्रैक्टिस पेपर्स बनते हैं, तो ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन डाला गया था। ये क्वेश्चन अब की बारी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा था कि हो सकता है कि ये पेपर अब की बार बोर्ड में भी शायद ये क्वेश्चन अब की बार शायद बोर्ड पेपर में भी आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक कराने के लिए आपको ये सब चीजें बताई कि किस तरह से हम लोग ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन वाइवा के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो ये पूछा जाएगा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, या फिर वो ये कहेगा microscopic form of Ohm's law, microscopic form of Ohm's law. So this particular explanation is very important. तो हमने J, E और कंडक्टिविटी का रिलेशन बना दिया यहां से, ठीक है, बन गया ना? Yes, sir. लेकिन हमें बनाना किस किस का था? मोबिलिटी का और कंडक्टिविटी का। बनाना था ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब मोबिलिटी का और कंडक्टिविटी का रिलेशन कैसे बन सकता है? अभी यहां पर एक रिलेशन अगर आप देखें तो हम उसको कैसा लिख सकते हैं? हम उसको लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू E अपॉन NeVd। क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू E अपॉन NeVd लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. देखो ध्यान से, यही वाला रिलेशन यहीं से निकाल दो। देखो इस पर्टिकुलर रिलेशन को यूज करो, I अपॉन A इज इक्वल टू NE स्क्वायर E टाउ बाय M, और आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो E अपॉन M अपॉन NE स्क्वायर टाउ यानी E बाय रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब I अपॉन A क्या हो सकता है? I हो सकता है ANEVT अपॉन A इज इक्वल टू E अपॉन रेजिस्टिविटी। A से A कैंसिल आउट हो गया, सो दिस बिकम्स रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू E अपॉन NeVd। लिखा जा सकता है? Yes, sir. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का एक रिलेशन ये है मेरे पास, लेकिन बेटा इसी रिलेशन को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं 1 अपॉन NeVd बाय E लिख सकते हैं। Yes, sir. This Vd by E is nothing but mobility. Yes, sir. Yes, sir. So resistivity is equal to 1 upon Ne times of mobility. और अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो this becomes 1 upon conductivity is equal to Ne mobility। लिख सकते हैं ना? Yes, sir. So the relation between mobility and conductivity is this and is derived. Okay, clear है Yes, बेटा? Yes.
1 मिनट लगा के इन सभी रिलेशंस को ध्यान से पढ़ो, ठीक है? और कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो अभी पूछो। कंप्लीट होते ही बता देना। हो गया? Yes, sir. मिटा दूं? तमन्ना, वैष्णवी, Yes, sir. क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? Yes, sir. सिया क्लियर है? Yes, sir. नंदिनी, माही, दक्ष, Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear. ओके। अभिमन्यु, समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. अन्वेषा, आन्या, Yes, sir. ठीक है। चलो, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। और कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अरे यार, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। सर मैंने ले लिया था। अच्छा, ले लिया है? Yes, sir. एक बार मेरे साथ शेयर कर देना बेटा। Yes, sir. कर दूंगा। अच्छा, चलो नेक्स्ट है, सबसे पहली बात कि रेजिस्टर्स, जिसको कि आप रेजिस्टेंस कहते हो, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, बट जो कंपोनेंट होता है दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजिस्टर। कभी आपने देखा हो रेजिस्टर, तो रेजिस्टर कुछ इस तरह का होता है और इसके 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कभी भी इसको ध्यान से देखेंगे तो देयर आर सम कलर बैंड्स ऑन इट, ठीक है? एक कलर बैंड ये है, एक कलर बैंड ये होगा, एक ये होगा और एक बिल्कुल एज पर होता है, ठीक है? जनरली ये जो रेजिस्टर्स होते हैं दे आर कार्बन रेजिस्टर्स। ये कार्बन से बने हुए होते हैं और इनकी अपनी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। अब वो जो स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं वो हमें पता कैसे लगेंगी किसी भी रेजिस्टर की कि एग्जैक्टली वैल्यू है क्या? तो उसके लिए उन रेजिस्टर की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, एक प्रिस्क्राइब्ड टेबल होती है और उसी टेबल से हम सिर्फ देख के पता लगा सकते हैं कि किसी भी रेजिस्टर की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली और किस सर्किट में हम लोग इसको लगा पाएंगे। तो उस मेथड को समझना बड़ा जरूरी है और प्रैक्टिकल्स में आपसे एक्टिविटीज में आपको हाथ में कार्बन रेजिस्टर दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ। तो आपको वहां पर वो मेथड आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग उस पर्टिकुलर रेजिस्टर की वैल्यू बता पाएंगे। तो देयर आर 2 मेथड्स, एक्चुअल में 2 अलग अलग कन्वेंशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग रेजिस्टर्स के ऊपर कलर कोडिंग की जाती है। तो हम पहले कलर कोडिंग टेबल के बारे में बात करेंगे और फिर उसकी एड टू मेमोरी भी कि उसको याद कैसे करना। सबसे पहले जो कलर होता है बेटा वो होता है ब्लैक, ब्लैक के बाद होता है ब्राउन, ब्राउन के बाद होता है रेड, रेड के बाद ऑरेंज, उसके बाद होता है येलो, फिर होगा ग्रीन,
फिर होता है ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड लास्ट वन इज व्हाइट। अब ये हमारे पास सारे के सारे कलर्स हैं। कलर्स के अलावा यहाँ पर तीन चीजें और हैं। एक होता है आपका नो कलर, यानी कि बॉडी के ऊपर कोई कलर ही ना हो। फिर होता है सिल्वर और लास्ट होता है गोल्ड। अब आपको हमेशा इसको इसी ऑर्डर में याद करना है। ऑर्डर में याद करने का मतलब पहले ब्लैक ही रहना चाहिए, फिर ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, कलर्स का ऑर्डर यही रहे। तो इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक एड टू मेमोरी है, और वो एड टू मेमोरी ये होती है, हम इसको ऐसे याद रखते हैं, BBROYGBVGW, सिर्फ यहीं तक। ये तीनों आपको इसी ऑर्डर में याद करने पड़ेंगे कि नो कलर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, सबसे महंगा गोल्ड होता है सबसे नीचे, उससे सस्ता सिल्वर, और नो कलर तो फ्री में मिल जाएगा, तो पहले आ गया। अच्छा, अब यहां पर देखो, इसको याद करने का तरीका है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। याद रखने का तरीका यही है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। आप इसको इस तरह से याद रखेंगे तो आपको ये एक ऑर्डर में मिल जाएगा हमेशा। अब इसी ऑर्डर के अंदर हम लोग इनको क्या देते हैं, कुछ डिजिट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड डिजिट्स को स्टार्ट किया जाता है 0 से। तो ब्लैक को दिया 0, ब्राउन को 1, रेड को 2, ऑरेंज को 3 नंबर दे रहे हैं, येलो को 4, ग्रीन को 5, ब्लू को 6, वॉयलेट को 7, ग्रे को 8 एंड व्हाइट को 9। इसके अलावा डिजिट्स के बाद होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मींस जो ये आपने डिजिट्स दिए हैं, यही डिजिट्स 10 की पावर्स में चले जाएंगे। तो 10 की पावर्स, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 टू द पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टेबल बनाना यहां तक का पार्ट क्लियर है बेटा? इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर है No, सर। ठीक है, लास्ट जो चीज इसके अंदर हम ऐड करेंगे वो होती है टॉलरेंस। अब टॉलरेंस में नो कलर की जो टॉलरेंस होती है वो होती है ±20%। नो कलर की कोई डिजिट नहीं है, कोई मल्टीप्लायर नहीं है, सिल्वर का भी नहीं है, इसका भी नहीं, गोल्ड का भी नहीं है, सिर्फ इसकी टॉलरेंस है। दिस इज ±20%, दिस इज ±10%, एंड दिस इज ±5%। तो गोल्ड की टॉलरेंस सबसे कम है, ±5%, सिल्वर की ±10%, और नो कलर की ±20%। इसके अलावा दो और कलर्स होते हैं जिनको के कुछ टॉलरेंस दी जाती है, और वो होते हैं रेड और ब्राउन। ब्राउन की टॉलरेंस होती है ±1%, और रेड की टॉलरेंस है ±2%। बाकी किसी की कोई टॉलरेंस नहीं है। अब टॉलरेंस का मतलब क्या है ये अभी थोड़ी देर में समझाता हूं, लेकिन लिखने का तरीका कैसा और पढ़ने का तरीका कैसा, ध्यान से देखना। जब भी कभी आप रजिस्टर को अपने हाथ में पकड़ेंगे तो उसको इस तरह से अपने हाथ में रखना है कि बिल्कुल एज पे जो भी कोई कलर हो वो आपके राइट हैंड साइड पर हो। कहां पर हो? राइट हैंड साइड पे। सबसे पहले वाले कलर का लेते हैं डिजिट, दूसरे का भी लेते हैं डिजिट, तीसरे का लेते हैं मल्टीप्लायर, और लास्ट वाले का लेते हैं हमेशा टॉलरेंस। ठीक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखने का तरीका होता है DDMMYYY, है ना? पहले डिजिट्स आती हैं, फिर मंथ आता है, फिर उसके बाद ईयर आता है। ठीक है, ऐसे ही इसको लिखने का तरीका होता है DDMT। ठीक है बेटा? यस सर। अब मान लो, सर हाँ जी बोलो बोलो, तमन्ना बोलो, क्या कह रहे थे? सर कुछ नहीं, बस आप पूछ रहे थे ना कि ठीक है, तो ओके वो ओके बोल रही थी यस। ठीक है बेटा।
अच्छा, DDMT, तो पहले वाली को लेंगे डिजिट, दूसरे की भी डिजिट, तीसरे की मल्टीप्लायर, चौथे का टॉलरेंस। मान लो कि आपके पास ये एक रजिस्टर है, कार्बन रजिस्टर, जिसमें सबसे पहले कोई कलर दे रखा है, लेट्स से कि आपको दे दिया वॉयलेट दे दिया, दूसरा कलर आपको दे रखा है मान लो कि ग्रीन दे दिया, तीसरा कलर आपका था ब्राउन दे रहा है, ठीक है, और चौथा कलर उसने आपको दे दिया क्या ले लें, चलो सिल्वर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कलर्स आपके पास हैं, दिस इज योर कलर कोडिंग एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे? सबसे पहला वॉयलेट है, वॉयलेट की डिजिट, वॉयलेट की डिजिट क्या है 7, तो राइट 7 हियर। दूसरे की भी डिजिट चाहिए, दूसरा कलर हमने क्या लिया था ग्रीन, ग्रीन की आ गई 5। तीसरा हमने लिया ब्राउन, ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर कितना आ गया 10 की पावर 1, ठीक है, और प्लस माइनस टॉलरेंस कितनी आ गई 10%। अब ध्यान से देखो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 750 ohms plus minus 10%. Now what exactly this plus minus 10% represents here? कोई आइडिया? सर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो है बेटा, देखो एरर। एरर, बिल्कुल ठीक बात है, आप एरर कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। देखो ध्यान से, या फिर हम लोग बहुत करेक्टली अगर इसको डिफाइन करें तो दिस गिव्स अस रेंज। क्या देगा? रेंज देगा। जैसे बेटा 750 ohms का प्लस माइनस 10% है, व्हाट इज द 10% ऑफ 750? 10% ऑफ 750 75, ठीक है। यस सर। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं 75 इसमें से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 675, और अगर मैं इसमें 75 ऐड कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 825। तो दिस इज द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस जिसको कि मैं डिफरेंट सर्किट्स के अंदर लगा सकता हूं। कहने का मतलब इस पर्टिकुलर रजिस्टर को हम ऐसी जगह नहीं अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ जहां पर के रेजिस्टेंस 750 ओम्स हो, लेकिन अगर किसी एक ऐसे सर्किट में जहां पर 670 ओम्स या 680 ओम्स के रेजिस्टेंस के रिक्वायर्ड है, तो वहां रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कहीं पर 820 825 ओम्स के रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, 800 ओम्स के रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो इसको वहां पर भी लगा सकते हैं। तो दिस गिव्स अस द रेंज ऑफ डिफरेंट सर्किट जहां पर के हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। ये कॉन्सेप्ट, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर क्लियर है। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। नो सर। अच्छा, अब दूसरा देखो, दूसरा मेथड क्या होता है। दूसरे मेथड में किसी भी कार्बन रजिस्टर के ऊपर एक तो होती है उसकी बॉडी, दूसरे होते हैं उसके एंड, ठीक है, और एक लगा हुआ होता है इस पे डॉट, और डॉट के अलावा एक होती है इस पर एक बार, ठीक है। एक ये मेथड भी है कलर कोडिंग का, तो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ कलर कोडिंग। तो हम यहां पर किस किस को देखते हैं, एंड को देखेंगे, बॉडी देखेंगे, डॉट देखेंगे, और ये वाली हम लोग बार देखेंगे, ठीक है। अब इसकी साइन कन्वेंशंस क्या कहती हैं? इसकी साइन कन्वेंशन ये कहती है कि जो बॉडी कलर है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद एंड का कलर आएगा, फिर डॉट का कलर, फिर डॉट का मल्टीप्लायर आएगा। बॉडी कलर, फिर एंड का कलर, फिर डॉट का मल्टीप्लायर, ठीक है, यानी डिजिट डिजिट मल्टीप्लायर, और बार का क्या आ जाएगा टॉलरेंस, ठीक है। यस। ठीक है, तो बॉडी कलर का क्या आ जाएगा आपके पास डिजिट,
जो एंड दे रखा है, एंड पर जो कलर होगा उसकी भी डिजिट्स होंगी। डॉट का क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा, और टॉलरेंस किसकी होगी, इस बार की। ठीक है ना? यस सर। इसको कुछ बुक्स में ना बार की बजाय मैं बार भी लिख देता हूं यहाँ पर, और रिंग भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ बी से कंफ्यूजन ना हो तो इसको रिंग लिख दो। ठीक है, तो सबसे पहले अब मान लो कि बॉडी कलर दे रखा था रेड, डॉट आपको दे रखा है लेट्स से ग्रीन। ठीक है, रिंग आपको दे रखी है ऑफ नो कलर। ठीक है, और एंड आपको दे रखा है ऑरेंज। तो अब इसका क्या बनेगा, देखो बॉडी, सबसे पहले बॉडी कौन से कलर की है, रेड की। रेड का क्या आ जाएगा बेटा, 2। एंड किस पे दे रखा है, ऑरेंज कलर पे। ऑरेंज का कितना आ गया, 3। डॉट किसका दे रखा है आपको, ग्रीन का, 10 टू द पावर 5। तो 23 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 प्लस माइनस 20% ohms। ठीक है, so this is how resistances can be calculated। ठीक है बेटा, यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ऑर्डर याद रखना। अगर आपका ऑर्डर ठीक है फिर गलती नहीं होगी। एक तो ऑर्डर याद रखना है, दूसरा आपने याद रखना है डीडीएम की। ठीक है, कि 2 डिजिट्स आएंगी पहले 2 कलर्स की, उसके बाद आएगा मल्टीप्लायर और तीसरे का आएगा टॉलरेंस। ये वाला ज्यादा आसान होता है क्योंकि हमें इसमें सीरीज में लेना होता है। इस वाले में थोड़ा सा ये है कि याद रखना पड़ेगा कि बॉडी कलर का डिजिट आएगा, आपका डॉट का मल्टीप्लायर आएगा, एंड की भी डिजिट आएगी। ठीक है, और रिंग का टॉलरेंस आएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। इसको रब कर दूं? यस सर। नो सर, एक मिनट। वैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा, वैसे तो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो क्या अभी यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत है, या वो आप कर लेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन? सर वो तो आता है सीरीज एंड पैरेलल। चलो फिर भी एक जनरल बात कर ही लेते हैं। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अच्छा ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूं, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ टीचर्स ये बात पूछ लेते हैं, ऑल्दो कि इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, कहीं आपको बताया नहीं जाता है, कहीं लिखा भी नहीं हुआ है शायद। तो जब भी कभी हम लोग रजिस्टर का एक साइन बनाते हैं, ठीक है, तो रजिस्टर का साइन बनाते हुए इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि ये नंबर ऑफ पीक्स कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना ये 7 होनी चाहिए। कभी भी कोई भी पूछ ले हाउ मेनी नंबर ऑफ पीक्स आर देयर इन द सिंबल ऑफ अ रजिस्टर, तो कितनी होनी चाहिए, 7। क्योंकि जनरली सिंबल बनाते हुए हम ध्यान नहीं रखते, हम ऐसे ऐसे बना के आगे की तरफ चल पाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई इसको गलत करना चाहे तो कर सकता है। ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग इसको याद करें, बट जनरली कितनी होनी चाहिए, 7 पीक्स होनी चाहिए। ठीक है, सर इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है या ऐसी? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब भी कभी की जाती है तो उसका कोई खास स्पेसिफिक रीजन नहीं है, एक तरीके की साइन कन्वेंशन। ठीक है, ओके सर। अच्छा वापस आ जाए।
तो अगर मान लें कि मेरे पास नेट रेजिस्टेंसेस कुछ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3 up to Rn and they all are connected back to back with a certain source. तो इंपॉर्टेंट बात ये कि किसी भी बैटरी से जितना करंट लीव करता है उतना ही करंट वापस उसमें एंटर कर जाता है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ सर्किट। अब वो सर्किट अगर सीरीज है तो भी ऐसा ही होगा, पैरेलल है तो भी ऐसा ही होगा, और अगर वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है तो भी ऐसा ही होगा। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं वो अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो जितना भी करंट यहाँ पर होगा वो सारा का सारा करंट वापस इसी में आ जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस हमें पता होती है कितनी होती है, इन सीरीज करंट कांस्टेंट रहेगा, इन सीरीज करंट इज कांस्टेंट और पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है, देयर इज सर्टेन पोटेंशियल ड्रॉप across each resistor। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा V1, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो होगा V2, इसके अक्रॉस V3 और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप बनेगा वो होगा Vn। तो नेट पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल V is given by the sum of all the potential drops, ठीक है, ठीक है बेटा। तो V को हम क्या लिख सकते हैं IR, और V1 को क्या लिख पाएंगे I into R1, V2 को I into R2 and up to Vn this must be I into Rn। तो R equivalent यानी R in series is given by R1 plus R2 up to Rn। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, in series summation of all the potential drops is equal to EMF applied, ठीक है। यस सर। अब बात करें बेटा पैरेलल की। तो अगर आप पैरेलल की बात करते हो तो लेट्स से वी हैव सर आपने समेशन वाला पॉइंट क्या बोला था? summation of all the potential drops, इसको यहाँ लिख देता हूँ, summation of all potential drops is equal to potential applied, ठीक है। ठीक है बेटा, Yes. यस सर। ये सीरीज के लिए है। अगर मान लें कि हम पैरेलल की बात करें एंड लेट्स से वी हैव n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ सर्टेन सोर्स, और इस सोर्स का ईएमएफ या पोटेंशियल अप्लाइड V है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितना करंट लीव करेगा उतना ही करंट वापस एंटर करेगा। Yes, sir. तो दिस इज अ जंक्शन जिस पर आने के बाद करंट डिवाइड हो जाना चाहिए था, और जितने पार्ट्स में करंट डिवाइड होगा इस पॉइंट पर वो सारा का सारा करंट ऐड अप होके फिर से मुझे कितना मिल जाएगा, I वापस मिल जाना चाहिए। यानी इन पैरेलल आप एक और बात याद रखेंगे कि समेशन ऑफ all the individual currents I into m, मतलब I to the subscript m, where m is equal to 1 up to n। Let's say कि वो अगर n parts के अंदर divide हुआ, then this will be equal to the net current I which is extracted from the battery or from the cell or from the source, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ये इक्वेशन क्लियर है ना बेटा? Yes. ठीक है, तो अब एक बात याद सर एक रखो। बार ये बता दो वापस। हाँ देखो, नेट करंट I था, ठीक है। अब ये जो नेट करंट यहाँ पे I रिलीज हुआ, लेट्स से कि ये I कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, I1, I2 अप टू IN, है ना। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ बेटा, समेशन ऑफ I to the subscript
m लिख लो या j लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो m की वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकती है ना। यस सर। तो हमने सभी को ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप I1 को क्या लिख सकते हो? अच्छा, इंपॉर्टेंट एक और बात, इन पैरेलल, पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट ये, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा पैरेलल में। तो I will be equal to V by R, so I1 will be equal to V by R1, V by R2 up to V by Rn, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. तो बेटा 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 up to 1 upon Rn। तो पैरेलल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस 1 अपॉन करके ऐड होगी, ठीक है। Yes, sir. यस Yes, sir. अच्छा जी, ये पार्ट क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Clear. Yes, sir. अभिमन्यु क्लियर है बेटा? दक्ष क्लियर है? चलो ठीक है, इसको रब कर दूं। यस सर। Yes, sir. अच्छा, सीरीज और पैरेलल के बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्किट होता है वो होता है बेटा कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। और कॉम्बिनेशनल सर्किट में दोनों चीजें होती हैं, वहां पर आपके पास सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा। लेट्स से कि एक सिंपलेस्ट ऑफ द सर्किट की अगर हम बात कर लें, मान लो कि ये एक सर्किट है, एक बहुत ही सिंपल सर्किट। अच्छा, मान लिया कि ये 4 ओम्स था, ये आपका 8 ओम्स है, ये 2 ओम्स है, दिस इज प्लस माइनस 4 वोल्ट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक तो आप आर नेट बता दो, एक आप आई नेट बता दो, एक आप मुझे पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम्स, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम्स एंड करंट अक्रॉस 4 ओम्स कैलकुलेट करके बता दें, तो ये 5 चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes, sir. जल्दी जल्दी बताते जाओ फटाफट। हो गया। आर नेट कितना आया? 14/3. आर नेट इज 14/3 ओम्स, बिल्कुल ठीक। आई नेट कितना आएगा? Sir, एक मिनट अभी कर. 14/3, तो आई कितना होता है बेटा? बी बाय आर। बी कितना? 4, 4/14/3 इज 12/14 एम्पियर्स, ठीक है। यस सर। अब बता दो 2 ओम पे कितना ड्रॉप होगा, 4 ओम पे ड्रॉप कितना होगा, और करंट थ्रू 4 ओम्स कितना होगा? सर 2 ohms पे 4 वोल्ट। अच्छा देखो, 2 ओम्स के ऊपर आपने ड्रॉप निकालना है,
तो 4 वोल्ट कैसे आ सकता है बेटा? 4 वोल्ट तो मैक्सिमम है। अभी मैंने क्या समझाया था, सीरीज में पोटेंशियल हमेशा डिवाइड होगा, तो देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल ड्रॉप हियर ना, जो कि V1 होगा और कुछ कंबाइंड पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर V2 होगा, इन दोनों का सम मिला के 4 होना चाहिए ना। सर 12/7 कॉन्सेप्ट यही था ना। सो बाय नो मींस यहाँ पर 4 आएगा ही नहीं। देखो ध्यान से, V2 ohms, यहाँ पर V की वैल्यू क्या होगी? I into R. Now what is the maximum current? 12/14. यानी this cell is releasing 12/14 amperes. अब ये 12/14 एम्पियर एंटर करेगा 2 ohms में, so 12/14 into R कितना है? 2, so this will be 24/14 volt. ठीक है? Yes, sir. अब अगर यहाँ 24/14 वोल्ट हुआ, तो अब मैं आपसे कहूँ इसके अक्रॉस बता दो, तो आसान है। आपको पता है दोनों का सम कितना होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था। तो बेटा V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस V1, क्योंकि V1 प्लस V2 किसके बराबर है? 4 के बराबर। सो दिस विल बी 4 माइनस 24/14। तो आंसर आ जाएगा, इसको वैसे भी आप तोड़ सकते हो, दिस विल बी 12/7। तो 28 minus 12 is 16/7 volt। आ गया? ठीक है बेटा? Yes, sir. तो यानी कि पैरेलल में सेम होता है, तो इसके अक्रॉस कितना आएगा? 16/7। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 16/7। ठीक है? Yes. अब आपसे पूछूं करंट बता दो 4 ओम के अक्रॉस, तो करंट कितना होना चाहिए? V/R। R तो 4 है ही, लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 16/7। तो आंसर आ जाएगा 4/7 एम्पियर्स। ठीक है? Yes, sir. और देखो, कायदे से क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है, और जनरली ऐसे क्वेश्चन क्लास 10th की लक्ष्मी सिंह में भी दिए हुए हैं, ठीक। बट आपको एक बारी फिर से जो अपना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है, उसको एक बारी फिर से ब्रश अप करने की जरूरत है, ठीक है। और वहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो कि ये लेवल का क्वेश्चन क्लास 12th में आ जाए, तो समझ लेना कि उससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक। तो ऐसे वाले कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी बुक्स के अंदर दिए भी हुए, ठीक है। तो इनको ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, और उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे। बेटा क्लासेस मिस मत करो, ठीक है। आज भी 5 लोग लगभग एब्सेंट हैं। एक बात बता दूं, आप लोग बाद में वीडियो भी देखेंगे, तो जो लोग एब्सेंट हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, क्लासेस मिस मत करना। ये पर्टिकुलर चैप्टर विल टेक हार्डली 2 मोर क्लासेस। 2 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सोचो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा चैप्टर जिसको खत्म करने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया, इस चैप्टर को खत्म करने में उतना वक्त नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर उतना लंबा भी नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि चैप्टर की वेटेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर है। और इस चैप्टर में से बहुत सारी चीजें मैं जो आपको साथ साथ करा रहा हूँ, आज ही हमने छोटे छोटे जो रिलेशंस डिस्कस किए, चाहे वो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ था, चाहे मोबिलिटी कंडक्टिविटी का रिलेशन था, ऐसे वाले रिलेशंस आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, और वहां पर आपको लगेगा कि भाई ये तो मुश्किल हो गया, ये मैंने नहीं पढ़ा था। तो ऐसे वाली चीजें मिस हो जाएंगी तो दिक्कत आ जाएगी। आसान चैप्टर है, लेकिन छोटी छोटी चीजें कई सारी हैं, लेकिन 4 या 5 क्लासेस में खत्म भी हो जाता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेता ये वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा बेटा ध्यान से करना, और प्रैक्टिस बहुत मांगता है। आपके 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं इस चैप्टर में से। एक तो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दूसरा मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द अननोन वैल्यू, और उसी में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रूव करना भी आता है। तो 2 एक्सपेरिमेंट्स वहां आ गए, 3 हो गए।
और इसमें से 2 एक्सपेरिमेंट्स आपके होते हैं पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट्स। तो इन शॉर्ट आपके 5 तो एक्सपेरिमेंट्स इसी चैप्टर के अंदर से हैं, ठीक है। और जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो साथ साथ वाइवा क्वेश्चंस भी डिस्कस करता जाऊंगा। जैसे आज मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात की, तो बेटा क्लासेस मिस मत किया करो, ठीक है। डोंट रिलाई कंप्लीटली ऑन द वीडियोस। कुछ चीजें होती हैं जो कि हम पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आती हैं, और आपको अगर उसी टाइम पर कुछ स्ट्राइक करे तो उस चीज को उसी टाइम पर पूछ लो, ठीक है। यस सर। सर चलो ठीक है, तो ये मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ, और इसके जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं। एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास है, किसने, आर्यन ने लिया था? यस सर। हाँ, वो मुझे शेयर कर देना बेटा। हाँ सर, अभी कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। ओके।